we are going to discuss about the electromagnetic spectrum, right? So, at the time, Maxwell predicted the existence of electromagnetic waves. So, the only familiar electromagnetic waves were the visible light waves. तो सबसे पहले हम जो सबसे ज़्यादा फेमिलियर थे वो विजिबल लाइट वेव्स के बारे में थे एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द अल्ट्रा वायलेट वेव्स की एग्जिस्टेंस के बारे में इंफ्रारेड वेव्स ये इनके बारे में धीरे धीरे इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी हमें एक्स रेज के बारे में गामा रेज के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बहुत जानकारी हुई तो अब हमें पता है कि नाउ डेज वी नो दैट देयर इज द विजिबल लाइट एक्स रेज गामा रेज एंड रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स अल्ट्रावायलेट वेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स आल्सो एग्जिस्ट पर यदि हम बात करें कि इनकी कोई शार्प डिवीजन है वो ऐसी ऐसी जैसी कोई बात नहीं देर इज़ नो शार्प डिवीजन बिटवीन द वन काइंड ऑफ वेव एंड द नेक्स्ट कोई हमारे पास शार्प कंट्रास्ट नहीं है जिसकी वजह से हमें बता सकें कि ये वेव्स ऐसा है और ये वेव इस तरीके की है यानी कि क्लासिफिकेशन जो है उसका सोर्स ये है कि ये वेव्स जो हैं वो पैदा कैसे होती हैं और किस बेस से हम इसको डिटेक्ट करते हैं हम सबसे पहले चर्चा करते हैं रेडियो वेव्स के बारे में तो जो लेफ्ट हैंड साइड में हम जो वीडियो हमने बनाया होता है वो इसलिए बनाया होता है इसका जो लेफ्ट हैंड है कि एग्ज़ाम में यदि सवाल पूछा जाता है तो एनसीईआरटी से आपने सवाल का आंसर कैसे देना है तो यदि मान लो आपको पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो वेव्स आप एक्सप्लेन यानी 4 प्रॉपर्टीज़ 5 प्रॉपर्टीज़ वट किसी भी तरीके से जो सवाल पूछा जाए तो आपने इस एंड से उसको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है सो रेडियो वेव्स के बारे में कुछ जो जानकारी हैं ये एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है और वहीं से अरेंज करके हमने यहाँ लिखी है तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो रेडियो वेव्स है ये दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज तो ये सिंपल साधारण चीज़ है कि एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द चार्ज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो चार्ज के एक्सेलरेट होने से ही पैदा होती है इन कंडक्टिंग वायर्स और ये जो रेडियो वेव्स हैं दे आर यूज इन द रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन सिस्टम रेडियो टीवी में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है और यदि इसको पहचानना है तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 मेगा हर्ट्ज के बीच में होती है और मेगा मीन्स 10⁻⁶ हर्ट्ज ओके सो इसमें जो वेव्स होती है हमारे पास आप रेडियो का इस्तेमाल करते हैं रेडियो में आपने देखा होगा उसमें लिखा होता है AM और SW एंड FM तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर बैंड्स होता है वो 530 किलो हर्ट्ज से लेके 1710 किलो हर्ट्ज के बीच में लाई करता है और इससे जिनकी ज़्यादा एनर्जी होती है जो हायर फ्रीक्वेंसी अप टू 54 मेगा हर्ट्ज आर यूज फॉर द शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन सिस्टम राइट और जो टीवी में जो वेव इस्तेमाल होती हैं वो 54 मेगा हर्ट्ज से लेकर 890 मेगा हर्ट्ज तक की रेंज की इस्तेमाल होती है और जो FM फ्रीक्वेंसी रेंज रेडियो पर लिखा होता है FM रेडियो बैंड्स ये एक्सटेंड करता है 88 मेगा हर्ट्ज से लेके 108 मेगा हर्ट्ज तक और जो सेलुलर फ़ोन्स आप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी रेडियो वेव इस्तेमाल होती है वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इन द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में इसका इस्तेमाल होता है इस तरीके से यदि सवाल पूछा जाता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उसको देख सकते हैं कि ये देखिए ये शॉर्ट रेडियो वेव्स ये इस रीजन से आप समझ सकते हैं और ये आप देखें कि इनके जो बैंड होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे से तो जैसे ऊपर कहा गया कि इनके बीच में कोई शार्प कंट्रास्ट नहीं होता है तो शॉर्ट रेडियो वेव्स टेलीविज़न एंड FM रेडियो वेव्स और AM रेडियो वेव्स एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स सो this is the existence of the radio waves in the part of the electromagnetic spectrum right microwaves okay so microwaves as the question so the microwave is concerned so the microwaves these are the short wavelength radio waves ये short wavelength radio waves होती हैं और जिनकी जो frequency होती है वो गीगा हर्ट्स की रेंज की होती है तो आप पैरेलल साथ साथ में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ देख सकते हैं कि माइक्रोवेव्स ये दिस इज इन द रेंज ऑफ गीगा हर्ट्स फ्रीक्वेंसी रेंज सो इट स्टार्ट फ्रॉम हियर nearly 10 to the power 10 हर्ट्स टू 10 to the power 12 हर्ट्स की रेंज की फ्रीक्वेंसी इनकी होती है और जो माइक्रोवेव्स ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं बाय द स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स जिसके नाम आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप इन चीज़ के बारे में जान सकते हैं जिनको क्लेस्ट्रॉन्स बोलते हैं मैग्नेट्रॉन्स हो सकते हैं या गन डायोड्स दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोड्यूसिंग माइक्रोवेव्स थर्ड
point is that due to their short wavelength means high energy. E is equal to hc upon lambda. So if the wavelength is short, energy will be more. So they are suitable for radar system में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. They can be used in the radar system and it's in the aircraft navigation. So radar also provide the basis for the speed guns that's used in the time fast balls, tennis subs and automobiles as well. फोर्थ पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि माइक्रोवेव ओवन्स आर द इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक एप्लीकेशन ऑफ दीज वेव्स. माइक्रोवेव ओवन्स में जो माइक्रोवेव्स हैं उनका बहुत इस्तेमाल किया जाता है. और इसमें होता क्या है कि इन सच ओवन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव्स, जो माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैच कराया जाता है. इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द बाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मैच कराया जाता है, सो दैट कि जो एनर्जी ऑफ द माइक्रोवेव्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू दिस मॉलिक्यूल, टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ताकि माइक्रोवेव्स की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर की जा सके. एंड दिस रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी फूड containing butter. So because butter is a part of any food, so it increase the temperature of the food, right? प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरीके की होती है. इंफ्रारेड वेव्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द हॉट बॉडीज़. ये जो कोई गर्म चीज़ है वो जो रेडिएशन एमिट करती है उनसे इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं. दूसरा हम इसका जो पहचान है वो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि ये हमारी जो विजिबल रेज होती है उनकी पड़ोसी होती हैं. आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखें तो ये हुआ आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और ये विजिबल रेंज है. विजिबल रेंज है, इसकी हम बाद में बात करेंगे. तो इसके पड़ोस में है, आप देखिए ये 10⁻14 हर्ट्ज़ की रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ से लेके इट्स हैविंग द रेंज ऑफ 10⁻12 हर्ट्ज़. तो 10⁻14 हर्ट्ज़ की रेंज में ये इंफ्रारेड रेज लाई करती हैं. तो ये विजिबल रेज जो है उनकी पड़ोस में रहेंगी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई वेवलेंथ रीजन में होगा. आप ये देखिए कि यहाँ जो वेवलेंथ है वो है 10⁻, नियरली आई मीन -5 और 5.5 के आसपास आप कह सकते हैं, राइट. बड़ी मज़ेदार प्रॉपर्टी है इसमें कि इसको हम कई बार हीट वेव्स भी कहते हैं. तो होता यूँ है कि इसमें ये जो वेव्स होती है इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है, ये इसको जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, मोस्ट मटेरियल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको बड़े आराम से अब्जॉर्ब कर लेते हैं. और कुछ और मॉलिक्यूल्स जो हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है, अमोनिया मॉलिक्यूल जो है, इनको बड़े आराम से अब्जॉर्ब कर लेते हैं. और अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि उनके मॉलिक्यूल्स का जो थर्मल मोशन जो है वो बढ़ जाता है. थर्मल मोशन बढ़ने के साथ क्या होता है, वो जो नियर ये जो उसका सराउंडिंग होती है उसको वो गर्म कर देते हैं. एंड इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम टू विच वी आर टॉकिंग अबाउट. इंफ्रारेड लैंप्स जो हैं वो फिजिकल थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं. दिस इज़ वेरी वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड वेव्स. अब इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अर्थ सरफेस को गर्म रखने में. क्योंकि अर्थ सरफेस में आप ये समझ लें कि हम इसी प्रॉपर्टी का हम दोबारा फिर से चर्चा कर सकते हैं कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, अमोनिया गैस होगी. तो ये सब बड़े आराम से जब इनको एब्जॉर्ब करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग का इंक्रीज हो जाता है. दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट. सो इसमें होता यूँ है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यदि हम कुछ चर्चा करें तो जिसको आप चाइल्डहुड से क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं तो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा ये कि देखिए जो सन रेज होती है ना, तो सन रेज में एक विजिबल लाइट एक पार्ट होता है. तो विजिबल लाइट जो है एटमॉस्फेयर से बड़े आराम से निकल कर आ जाती है, ठीक है. उसकी एनर्जी जो होगी जैसे आप यहाँ देखें E इज इक्वल टू एच न्यू है, या इसको मैं यूँ लिख दूँ एच सी अपॉन लेमडा है. अब विजिबल लाइट जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है. आप यहाँ देखें फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, मीन्स इसकी एनर्जी ज़्यादा है. जब ये विजिबल लाइट जो है वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ सरफेस पर आती है, तो अर्थ का जो सरफेस होता है इस एनर्जी का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है. एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या हुआ, इसकी एनर्जी घट जाती है. यदि इसकी एनर्जी घट जाती है तो इसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है. एनर्जी तब घटेगी जब वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगी. अब जब वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है तो जो विजिबल लाइट की जो पड़ोस में इंफ्रारेड लाइट है, जैसे ही वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं
जो पहले विजिबल रेंज में थी, अब वो इंफ्रारेड रेंज में चली जाएंगी। जैसे ही वो इंफ्रारेड की रेंज में चली जाएंगी, तो उसको वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो प्रेजेंट होगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको बड़ी सिंपली हम समझ सकते हैं। आगे जो पॉइंट है जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स जो होते हैं, दे आर यूज्ड इन अर्थ सैटेलाइट्स। ये मिलिट्री पर्पस में इसका इस्तेमाल होता है, एंड टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। फसल की ग्रोथ को हमने ये पता लगाना हो तो उसमें भी हम इंफ्रारेड डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे मज़े की बात जो आपको पता चलेगी इसकी एप्लीकेशन के बारे में, कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल की सेमीकंडक्टर में एलईडी के बारे में आप पढ़ेंगे, वो लास्ट का चैप्टर होगा, वहाँ आपको इसकी जानकारी मिलेगी। उसमें भी हम इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन द रिमोट स्विचेस। घरों में रिमोट स्विचेस में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आप टीवी ऑन करते हैं तो टीवी ऑन में टीवी सेट्स में जो आपका रिमोट होता है उसमें इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो रिकॉर्डर में इसका इस्तेमाल किया जाता है और हाई फाई सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल होता है। सो आई थिंक यू हैव एंजॉयड द इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी आपको एक साफ सुथरी जानकारी मिली होगी। ओके, बारे में तो ये वो पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम है जिसके बारे में हर आदमी जानता है, हर आदमी फेमिलियर है इससे। तो विजिबल रेज इट इज़ द मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सब जानते हैं इसके बारे में, तो आप भी जानिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट इज डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। ये साफ साफ दिखता है, ये स्पेक्ट्रम का जो हिस्सा है, विबग्योर जिसको आप जानते हैं, ये बिल्कुल साफ दिखता है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻14 से नियरली 10⁻15 की रेंज की होती है। ओके, और आप इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यदि आप जानते हैं, यदि हम वेवलेंथ की टर्म में बात करें, तो ये 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है। जिसमें जो रेड कलर है वो सबसे नीचे की ओर, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और वायोलेट कलर जो है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। इट्स द अपर एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विजिबल विजिबल स्पेक्ट्रम, राइट। तो यहाँ लिखा है कि इट रन्स फ्रॉम द वेवलेंथ रेंज फ्रॉम द 700 टू 400 नैनोमीटर। और अगली बात जो विजिबल रेज के बारे में आपको जाननी है, वो विजिबल लाइट एमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। आप को ये जो सुंदर संसार है वो सब सिर्फ इस विजिबल रेज की वजह से दिखता है, जिसके ऊपर विजिबल रेज गिरती हैं और जब रिफ्लेक्ट बैक होके आपके आइज़ में पहुंचती हैं, तो रॉड एंड कॉन्स की हेल्प से आप ये देख पाते हैं कि ये संसार की जो सुंदरता है वो सब विजिबल रेज की वजह से होती है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको ये भी जानकारी हासिल करनी है। हो सकता है शायद कुछ लोग ऐसा हो जिनको इस बारे में पता ना हो कि आवर आइज आर सेंसिटिव टू दिस रेंज ऑफ वेवलेंथ। हम तो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर की रेंज की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर पाते हैं। पर कई एनिमल्स ऐसे होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स आर सेंसिटिव टू द डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ। अलग अलग एनिमल जो हैं वो अलग अलग रेंज की वेवलेंथ को डिटेक्ट कर लेते हैं। और इसमें आप ये देख लीजिए कि जो स्नेक है, स्नेक कैन डिटेक्ट मोर देन अस इंफ्रा रेड वेव्स। जो स्नेक है वो चूहों को उसके बिल तक पहुंच जाता है सिर्फ इंफ्रा रेड वेव्स की हेल्प से। एंड द विजिबल रेंज ऑफ मैनी इंसेक्ट्स, जो कोई कई ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो विजिबल रेंज होती है वो हम लोगों से ज़्यादा होती है। इट इज़ एक्सटेंड वेल इनटू द अल्ट्रा वायलेट रीजन्स ऑल्सो। सो ये भगवान ने सभी के सर्वाइवल की व्यवस्था कर रखी है। तो यू कैन सी दिस इज़ द विजिबल रेंज का जो रीजन है वो हमसे हमारा अलग है। स्नेक का जो है वो अलग तरीके से वो इसका इस्तेमाल कर पाता है, और कुछ इंसेक्ट जैसे हमने बात की उसका जो रेंज है वो कुछ अलग तरीके का है। और इस उम्मीद के साथ कि आपको इसके बारे में, इस स्पेक्ट्रम की इस पार्ट के बारे में जानकारी ठीक लगी होगी। रेज का के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि जो बच्चों को इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सुंदर सुंदर जानकारी आपको मिलेगी। ये देखिए कि ये जो वेवलेंथ की रेंज है, पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम ढूंढ लेते हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो कहाँ होती है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज में जो इसकी अब पड़ोसी हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के की साइड में अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है विजिबल लाइट की पड़ोस में होती है, और लो फ्रीक्वेंसी रेंज में इंफ्रारेड रेज होती है। ओके, और यदि अल्ट्रा वायलेट रेज हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेशल लैंप होते हैं। हमने पढ़ा
कि यदि तो जो बॉडी है वो लाइटली गर्म होती है तो इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, पर यदि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है। इतना आप सिंपली समझ सकते हैं। अब आपके पास जो बहुत गर्म बॉडी है वो क्या है? सन। सो सन इज़ द सोर्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। सो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो इतनी हाई एनर्जेटिक वेव जो सन से निकलती हैं उनको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है और डायरेक्टली अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंचती। और ये जो ओजोन लेयर है 40 से 50 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है, राइट। सो जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है वो उसमें यदि लार्ज क्वांटिटी में अर्थ सरफेस पर आती है तो हमारी हमारे लिए वो बहुत हानिकारक होती है। दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर फॉर ऑल ह्यूमंस। और एक्सपोजर्स टू द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, यदि मान लो हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की चपेट में आते हैं तो जो त्वचा का रंग है वो लार्ज अमाउंट ऑफ मेलानिन निकलने के बाद तो त्वचा को हानि हो सकती है। अब सवाल ये है कि यदि मान लो कि आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की चपेट में आने की आपको संभावना है तो आप क्या करेंगे? तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की एक खासियत ये है कि इसको ऑर्डिनरी ग्लास जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एंड वन कैनॉट गेट टैन्ड। यदि आप कई बार टीवी में एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं कि सनबर्न को यदि आपको अपने आप को रोकना है तो आप गॉगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फेस मास्क, फेस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल्डर्स देखें आपने, दुकानों पर काम करते हैं तो बेल्डर जो हैं वो स्पेशल ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। तो जब वो बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस, तो उनसे बचने के लिए वो स्पेशल गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं, फेस मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ग्लास विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज अनलेस दिस विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। तो आगे ये कि देखिए आप ये समझते हैं ये फार्मूला कि ई इज इक्वल टू एच न्यू। इसी फार्मूले से आप आपको इसको सिंपली समझ लेना है। देखिए इसकी जो एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है सीधा न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब वेव लेंथ कम होगी। तो इन वेव्स की वेव लेंथ बहुत कम होती है, शॉर्टर वेव लेंथ होती है। शॉर्टर वेव लेंथ जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसकी मदद से क्या होता है कि ये इनको फोकस किया जा सकता है एक नैरो बीम की फॉर्म में। तो जैसे इनकी फोकसिंग ज़्यादा हो सकती है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी हाई प्रिसीजन एप्लीकेशन में इनका इस्तेमाल होता है। जैसे आईज़ को आपको आई थेरेपी में, आई सर्जरी में इसका इस्तेमाल होता है। और लेसिक हम ये कहते हैं कि लेज़र असिस्टेड इन सीटू कैरोमेट्रियोलिसिस, इट इज़ meiosis, like such words, it's a biological term. So यहाँ इसका इस्तेमाल होता है। और अल्ट्रावायलेट लैम्प दे आर यूज टू किल द जर्म्स। इसमें भी इसकी जो फोकस करने की जो एबिलिटी है उसका इस्तेमाल करके हम इसको वाटर को प्यूरिफाई कर लेते हैं। ओके। अब सबसे अच्छी बात है कि जो बहुत सोचने वाली बात है कि हमने कहा कि पहले ओजोन लेयर जो है वो सन रेस में अल्ट्रावायलेट रेज होती है और उनको ओजोन लेयर जो है वो रोक लेती है। बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता होने की वजह से जो ओजोन लेयर में छेद हो रहा है उससे क्या होगा? जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंच जाएंगी। तो इस प्रेजेंट सिनारियो में जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो है वो इंटरनेशनल कंसर्न है। बिकॉज इट विल बी सो बैड फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस if the most part of the ultraviolet rays will reach the surface of earth, right? जानने की दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हम यहाँ सबसे पहले देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये कहाँ लाई करती है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज के पड़ोस में लाई करती है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इट रेंजेस फ्रॉम 10⁻16 टू 10⁻, नियरली 20 हर्ट्स की जो रेंज में एक्स रेज लाई करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यदि हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें। और अब आपने बहुत बार मुझे लगता है कि शायद 99% स्टूडेंट्स नोज अबाउट इट द एक्स-रेज़। सभी ने इसका नाम सुना होता है क्योंकि इसका मेडिकल पर एप्लीकेशंस की वजह से हर आदमी इसके बारे में जानता है। वी आर फ़ैमिलियर विद एक्स-रेज़ बिकॉज़ ऑफ इट्स मेडिकल एप्लीकेशंस, ओके? और इसमें जो वेवलेंथ, इसे इट कवर्स द वेवलेंथ, हमने इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात कर ली है, तो ये पॉइंट आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि वन कॉमन वे टू जनरेट एक्सरेज। अब सवाल है कि एक्सरेज को आप पैदा कैसे करते हैं। तो जब एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के ऊपर बम्बार्ड करते हैं आप, तो जो है वो एक्सरेज निकलती है। देखिए यहाँ है वन कॉमन वे टू जनरेट
एक्स रेज इज टू बम्बार्ड द मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेटल के ऊपर आप बम्बार्ड करते हैं तो एक्स रेज पैदा होती है। और एक्स रेज अपने आप में एक डायग्नोस्टिक टूल है मेडिसिन में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर। तो कैंसर की ट्रीटमेंट में एक्स रेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि किसी की भी जो वेवलेंथ कम होती है इसको भी फोकस करना बहुत आसान होता है। एंड एक्सरेज डैमेज एंड डिस्ट्रॉय द लिविंग टिश्यूज ऑल्सो। पर जब आप कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ना केवल उस टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है, पर उसके पड़ोस के टिश्यू को भी वो ख़त्म कर सकता है। इसलिए ओवर एक्सपोजर्स टू एक्सरेज इज़ नॉट सो गुड। आपने कोशिश करना है, केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड द अननेसेसरी एक्सपोजर्स टू द एक्सरेज। सो ये इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि ये जानकारियाँ आपको इस क्लास में मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एनसीईआरटी ने इसको इंक्लूड किया है कि इसके देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बहुत ज़्यादा है। ओके, आती है गामा रेज की चर्चा करने की। ओके, सो जो गामा रेज हैं वो अपर फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करती है। दिस लाइज इन द अपर फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। आप देख लीजिए, यदि तो हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें तो इनकी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो 10⁻19 हर्ट्ज से लेके 10 मोर देन 10⁻23 हर्ट्ज की रेंज में ये हाईली एनर्जेटिक रेज होती है, गामा रेज। और यदि हम वेवलेंथ की टर्म में बात करें, सो यहाँ से आप चलिए, ये देखिए इट इज़ नियरली, इट्स वेवलेंथ इज वेरी फ्रॉम नियरली 10⁻10 मीटर टू नियरली 10⁻14 मीटर की रेंज में लाई करती हैं गामा रेज। तो अगला सवाल ये है कि इनकी फ्रीक्वेंसी बड़ी ज़्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन पैदा कैसे होती है? इनका पैदा होने का तरीका है न्यूक्लियर रिएक्शन से पैदा होती है। एंड गामा रेज यू नो इट दिस आर आल्सो एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई भी। इसको जब डिके होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, तब भी वो गामा रेज को पैदा करते हैं। और अगली बात है इनको एप्लीकेशन की। सो दे आर यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। सो मेडिसिन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप ये देख लीजिए कि अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज, ऑल दीज रेज because of their high frequency they are used to kill the cells as well. So gamma rays lies also in this range, right? So this is all about the electromagnetic spectrum. बट आजकल बच्चे बात करते हैं सर अब इसको याद कैसे रखा जाए, उसकी बात तो आपने की नहीं, आपको ट्रिक्स चाहिए होते हैं। तो ट्रिक्स के बगैर आप खुश नहीं होते। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको एक अच्छा सा ट्रिक दिखा दें, सिखा दें, ताकि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकें। और इसके लिए हम क्रिकेट टीम का जो है वो उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सी। सी मीन्स कैप्टन। और गामा से या गामा रेज का हमने सिंबल बनाए, गांगुली हुआ हमारे देश के जो सबसे कामयाब कैप्टन रहे। और एक्स कैप्टन, इसका नाम हम रखेंगे युवराज सिंह। ओके, और मैं खुद आई एम राहुल द्रविड़। तो आपने सब लोगों के नाम सुने हैं, तो ये इसका नाम होगा, इसको आप रखेंगे याद कैप्टन। सी से कैप्टन, गामा से गांगुली, एक्स कैप्टन हुआ युवराज। सो बाय यू बी, दिस इज युवराज। अल्ट्रा वायलेट ये नहीं आएगा, ये सिर्फ यू से अल्ट्रा वायलेट आएगा और बी से विजिबल आएगा। दिस इज आई, रिमेन आई एम, दिस इज आर से राहुल द्रविड़। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब आप यहाँ चलें, सी से आएगा कॉस्मिक रेस। ठीक है, इससे आएगा गामा रेस, ये गामा का लैटिन सिंबल है, गामा रेस। एक्स से आएगा एक्स रेस, यू से आएगा अल्ट्रा वायलेट रेस, ये साथ में यहाँ लिख दीजिए अल्ट्रा वायलेट रेस। और वी से आ जाएगा विजिबल रेस। आई से आएगा इंफ्रा रेड रेस। और एम से आएगा माइक्रोवेव्स। एंड आर से आ जाएगा रेडियो वेव्स।
इस तरीके से आप सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद कर सकते हैं. So this is all about the electromagnetic spectrum. Thank you.